आदाब नाजरीन, खैर मकदम है आपका जी सलाम में और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। शाम के 7 बजने वाले जी सलाम पर वक्त हो गया है कश्मीर एक्सप्रेस का, जिसमें हम आपको कराते हैं रियासत जम्मू और कश्मीर से जुड़ी हर बड़ी और छोटी खबर से बाखबर। शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। वजीर आला महबूबा मुफ्ती ने मरकजी सरकार से की एक तरफा सीज फायर की अपील। रमजान और अमरनाथ यात्रा को देखते हुए पहल। ऑल पार्टी मीट में मेंबरान ने इत्तेफाक राय से पेश की सीज फायर की तजवीज। वजीर आला की तजवीज पर बीजेपी में इख्तलाफ। अब्दुल गनी कोली ने एक तरफा सीज फायर पहल की हिमायत की तो बीजेपी के रियासती तर्जुमान ने कहा इससे बढ़ेगा मिलिटेंट्स का हौसला। कश्मीर में लगातार बढ़ रही तशद्दुद को लेकर आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत का सख्त बयान। कहा पत्थरबाजी करने वालों को कभी नहीं मिलेगी आजादी। कहा सीरिया और पाकिस्तान से सीखें पत्थरबाज। जम्मू कश्मीर असेंबली के स्पीकर बने निर्मल सिंह। अपोजिशन की तरफ से नहीं खड़ा किया गया उम्मीदवार। फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बुलाया गया खुसूसी इजलास। और गांदरबल की मलशाही मस्जिद अनदेखी का शिकार। कुदरत की खूबसूरती के बावजूद इंतजामिया और वक्फ बोर्ड ने फेरी नजर। और चलिए कश्मीर की खबरों में तफसील से आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके से सीज फायर की जो अपील हुई है उसके बाद रद्द अमल भी सामने आ रहा है और क्या इस पर कुछ अमल होगा। दरअसल रियासत का कुल जमाती वफ्द जल्द ही वजीर आजम से मुलाकात कर माह रमजान में यकतरफा सीज फायर की तजवीज पेश करेगा। और बुध को दरअसल SKICC में ऑल पार्टी मीटिंग के दौरान मुतफक के तौर पर यह फैसला लिया गया कि रमजान और अमरनाथ यात्रा के पेश नजर मरकजी हुकूमत ये यकतरफा सीज फायर की अपील की जाए। शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर में मुनक्किद कुल जमाती इजलास बेहद अहमियत का हामिल रहा। मीटिंग में सभी पार्टियों के नुमाइंदे मौजूद थे। 5 घंटे तक चली मैराथन मीटिंग में रियासत की मौजूदा सूरत हाल को लेकर कई अहम मुद्दों पर गंभीर चर्चा की गई। तकरीबन तमाम सियासी जमातों ने आए दिन होने वाले तसादुम, पथराव, हड़ताल और बंद के सबब रियासत की गैर यकीनी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। हलाकतों को रोकने के लिए मेंबरान ने इत्तेफाक राय से माह रमजान के दौरान सीज फायर की तजवीज पेश की। इस जिम्न में कुल जमाती वफ्द जल्द ही वजीर आजम से मुलाकात करके उनके सामने एकतरफा सीज फायर की तजवीज पेश करेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपील करना चाहिए कि रमजान के मुबारक मौके पे और जो अमरनाथ यात्रा जी भी शुरू हो रही है, ईद के मौके पे कंसिडर किया जाए कि अगर हम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जिस तरह वाजपेयी जी ने 2000 में यहाँ यूनिलेटरल सीज फायर किया था, इस तरह से यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इन लाइन्स पे सोचना चाहिए। चूँकि अब रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है, उसके बाद यात्रा शुरू हो रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए हम कुछ ऐसे स्टेप्स ले जिससे यहाँ लोगों का कॉन्फिडेंस बहाल हो और एक अच्छा माहौल बने जिसमें ईद भी अच्छी हो और यात्रा भी अच्छी तरह गुजरे। मीटिंग के दौरान हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातों ने एजेंडा ऑफ अलायंस को लेकर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। वजीर आला ने यकीन दिलाया कि सरकार एजेंडा ऑफ अलायंस की पाबंद है। मीटिंग के दौरान क़याम अमन के लिए बामाने और बामकसद मुज़ाकरात पर भी जोर दिया गया। पर एक बात अच्छी इसमें ये होगी कि जो हमारा जो एजेंडा ऑफ अलायंस है कि वो एक विजनरी डॉक्यूमेंट है। इसमें सब पार्टीज का ये कहना था कि उस पे अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि उसमें एक रोड मैप है, चाहे डायलॉग की बात है, चाहे बाकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स की बात है, चाहे दूसरे रास्ते खोलने की बात है, चाहे इकोनॉमिक सेल्फ रिलायंस की बात है, ट्रांसफर ऑफ पावर प्रोजेक्ट्स की बात है, पॉलिटिकल रेजोल्यूशन की बात है, रिकन्सिलेशन की बात है। तो कहीं ना कहीं सबका ये मानना था कि जो एक एजेंडा ऑफ अलायंस PDP और BJP के बीच में एक मुआहदा हुआ है, उस पर अमल आवरी होने से जम्मू कश्मीर में सिचुएशन में काफी बदलाव आ सकता है, चेंज आ सकता है। मेंबरान ने इस बात पर भी जोर दिया कि वजीर आला उस वफ्द की खुद क़यादत करें। मेंबरान चाहते हैं कि नौजवानों को तशद्दुद का रास्ता अख्तियार करने से रोकने के लिए वजीर आजम को उनकी वो तकरीर याद दिलाई जाए जिसमें उन्होंने कश्मीरियों को गले लगाने की बात कही थी कि हम प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले और उनको अपना जो कंसर्न है जम्मू कश्मीर के हालात को लेके उनको कंसर्न एक्सप्रेस करें
और उनको गुजारिश करें कि वो जम्मू कश्मीर में जो उन्होंने 15 अगस्त को ये कहा था कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को गले लगाने वाली बात कही थी, तो उसको किस तरह से हम implement kare. How do we reach out to the people of Jammu and Kashmir, especially the youth of Jammu and Kashmir? That is all that we have been able to build a consensus on. मीटिंग में बीजेपी के कविंद्र गुप्ता, सत्य शर्मा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागा, अकबर लोन, शमीमा फिरदौस, कांग्रेस के गुलाम अहमद मीर, गुलाम नबी मोंगा, सीपीआई-एम के यूसुफ तारिगामी, अवामी इत्तेहाद पार्टी के इंजीनियर रशीद, पैंथर्स पार्टी के हर्षदेव सिंह समेत मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदे शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और वैसे महबूबा काबीना में बीजेपी कोटे के इकलौते मुस्लिम वजीर अब्दुल गनी कोहली ने रमजान के दौरान सीज फायर की तजवीज की हिमायत की है। जी सलाम से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सीज फायर का यह मतलब नहीं कि आर्मी को जवाबी कार्रवाई का भी अख्तियार नहीं है। जिस तरह से वज़ीर आला ने ये अपील की है कि रमज़ान का महीना आने वाला है और उसको देखते हुए वायलेंस को छोड़ा जाए और जम्मू कश्मीर में शांति बहाली के लिए कदम उठाए जाएं, मरकज़ी हुकूमत भी कदम उठाए और ख़ासकर जो स्टेट गवर्नमेंट है वो भी कदम उठाएगी। इस पर बात करेंगे। अब्दुल गनी कोहली हैं। सर, आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपको लगता है कि जो रमज़ान का महीना है उसको देखते हुए वायलेंस को छोड़ना चाहिए? पक्का छोड़ना चाहिए। देखिए, वैसे भी एज मुसलमान जो है कभी भी तरजीह नहीं देता है कि वायलेंस हो कहीं भी। ये हमेशा कहते हैं, और ख़ासकर रमज़ान के महीने में कोई भी ऐसा, और अमरनाथ यात्रा जो है वो भी शुरू होने वाली है, तो जहाँ इतने पाक पवित्र जो है दिन हो तो उनमें हमें चाहिए कि हम कोई ऐसा एक्ट ना करें जिससे लोगों में, देखिए इस वक्त तो लोगों का ख्याल होता है कि हम मालिक की प्रार्थना करें, पूजा करें, नमाज और रोज़ा अदा करें। तो जब ये जहन में हो और फिर साथ साथ वायलेंस हो ना, फिर जो डिस्टर्बेंस होती है, इसका मतलब है जो बुनियादी इन त्योहारों का जो काम होता है हम उससे डिविएट हो जाते हैं, विच इज़ नॉट प्रॉपर एट ऑल। सर, सेना का जो ऑपरेशन ऑल आउट इस वक्त चल रहा है कश्मीर में, आपको लगता है उसमें कुछ देर के लिए कमी लानी होगी या उसको बंद करना होगा? नहीं, वो तो हालात पे डिपेंड करता है ना। अगर ये मिलिटेंट कहीं सामने आ गए तो आर्मी को तो ज़रूर एक्ट करना है, उसमें दो राय तो है नहीं है। और आर्मी वहीं एक्ट करती है जहाँ मिलिटेंट्स वगैरह का पता लगता है, ऐसे तो नहीं आर्मी कहीं। और ऐसा सर्च ऑपरेशंस भी होते हैं, वहीं होते हैं जहाँ वो मिलिटेंट आके छुपे होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि आर्मी की तरफ से कोई इतनी बड़ी ज्यादती हुई। तो आपने सुना कि किस तरीके से बीजेपी कोटे के वजीर कह रहे हैं कि ठीक है, अगर जो है वो सीज फायर होता है और यकतरफा सीज फायर किया जाता है तो कम से कम माह रमजान में इससे अच्छा ही होगा और वादी के हालात नॉर्मल होंगे। लेकिन वजीर आला की इस तजवीज पर बीजेपी के अंदर इख्तलाफ भी जाहिर होने लगे हैं। जी हां, पार्टी के रियासती तर्जुमान सुनील सेठी का यह कहना है कि यकतरफा सीज फायर से मिलिटेंटों का हौसला बढ़ेगा और वो अपनी ताकत को मदम्मत करने की कोशिश करेंगे और लगातार उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि इस इकदाम से सिक्योरिटी फोर्सेस की मेहनत रायगां चली जाएगी। This was not put to the house that whether there should be a ceasefire. We have our own strong view on this. We don't want unilateral ceasefire at this stage. We are not living in the situation which was there more than 10 years back. This is a different time. Army has already built up the pressure. Now we are looking to a scenario where the army will be in a position to eliminate all terrorists in a shorter time. At this stage, if we relax the army build-up, that will mean that we will be giving the chance to the militants to regroup and to escape the cover under which they have come after army. वहीं ऑल पार्टी मीट में शामिल रहे पैंथर्स पार्टी के सदर हर्षदेव सिंह ने वजीर आला और बीजेपी दोनों की तनकीद की है। जी हां, उन्होंने कहा कि महबूबा पर जहां उन्होंने संगबारों की हिमायत करने का इल्जाम आयद किया, वहीं संगबारी के वाकयात के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि हुकूमत के लिए बीजेपी ने उसूलों से समझौता कर लिया है। और इन सब के बीच कयामे अमन के लिए सियासी पार्टियां अपनी कोशिश तो कर रही हैं, लेकिन फौज के सरबराह ने तशद्दुद पर आमादा नौजवानों पर वाज़ेह कर दिया है कि नारे लगाने से आजादी नहीं मिल सकती। खबरों के मुताबिक उन्होंने नौजवानों को मुतनब्बह करते हुए यह कहा है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से तसादुम का ख्याल तर्क कर दें। उन्होंने कहा कि अलहदगी पसंदों का मुल्क तोड़ने का ख्वाब
कभी पूरा नहीं होगा। फौज पर लगने वाले इल्जाम को मुस्तरद करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीरी नौजवानों को पाकिस्तान और शाम के हालात से सबक लेना चाहिए। तो एक तरफ सियासतदानों की तरफ से यह कोशिश है कि बाकायदा यकतरफा सीज फायर किया जाए और सीज फायर की जो अपील हुई है उस अपील से यह उम्मीद जाहिर की जा रही है सियासी जमातों की तरफ से कि वादी के हालात थोड़े नॉर्मल हो जाएंगे और जो लगातार गोलीबारी, पत्थरबाजी या फिर तसादुम या फिर सर्च ऑपरेशन हो रहे हैं वो अगर रुकेंगे तो माह रमजान में आम शहरियों और सयाहों को इससे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन बीजेपी के अंदर इसको लेकर इख्तलाफ भी नजर आ रहा है और बीजेपी की तरफ से यह साफ तौर पर कहा गया और उसके रियासती तर्जुमान ने यह बात साफ तौर पर कही कि इससे दहशत मिलिटेंट्स जो हैं उनके हौसले बढ़ेंगे और उनकी ताकत में इजाफा हो जाएगा। लेकिन इन सब के बीच आर्मी चीफ जनरल बिपिन रावत ने यह वाजे कर दिया है, साफ कर दिया है कि अगर फौज पर हमला होगा तो फौज इसका मुंहतोड़ जवाब देगी। देखना होगा कि जो कोशिश महबूबा मुफ्ती की है या फिर जो मुतालबा मरकजी हुकूमत से उन्होंने किया है उस मुतालबे का क्या असर होता है, क्या वाकई यकतरफा सीज फायर होगा। इन सब के बीच हमारे साथ इस पर मजीद बातचीत के लिए कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज साहब फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। सोज साहब, बहुत इस्तकबाल आपका जी सलाम पर। जी सर, ये जो कोशिश हो रही है सियासी जमातों, एक ऑल पार्टी मीटिंग में ये बात कही गई कि ठीक है सीज फायर यकतरफा होना चाहिए, लेकिन अब आर्मी चीफ का भी जो बयान आया है, क्या लगता है कि जो ये कोशिश हो रही है या फिर माह रमजान में सीज फायर का जो मुतालबा है वो अमल में आ पाएगा या ऐसा होना चाहिए? देखिए, बात यह है कि अपने जनरल साहब जो हैं वो हमेशा तशद्दुद की जबान इस्तेमाल करते हैं और इंतहा पसंदी की मिजाज उनका है कि एक्सट्रीम पर बोलते रहते हैं। उनके बयानात से ऐसा कभी कभी होता है जैसे आप जल्दी में तेल डालेंगे। जनरल साहब को समझना चाहिए कि जो मिलिटेंसी होती है वो दिमागों में पलती है और दिमाग तक पहुंचना जरूरी है। उनके कई जनरल उनके साथी पहले जनरल रहे या अब फौज में हैं, वो प्राइवेटली कॉन्फिडेंशियली कहते रहते हैं और एलानिया भी कहा कि कश्मीर में काफी जो फौज को करना था कर दिया, पैरा फोर्सेस को कर लिया, अब बातचीत करना जरूरी है। ये तो मरकज के दिनेश्वर शर्मा भी बता रहे हैं और हकीकत यह है कि ये एक सियासी मसला है। जनरल साहब को समझना चाहिए धमकी से काम नहीं चलता है। जो लड़के बंदूक उठाए हैं उनके दिमाग तक जाना पड़ेगा। इसीलिए उनके एक सीनियर जनरल ने जो आप फौज में मतलब बड़े ओहदे पर रिटायर हो गए, उन्होंने मशवरा बताया कि टेररिस्ट को मत मारिए, टेररिज्म को मारिए। ठीक है, ये तो रावत साहब का, लेकिन जो सीएम महबूबा का मुतालबा है, क्या आप उस मुतालबे से इत्तेफाक रखते हैं? महबूबा दो टोक बात करेगी, मुझे उसमें हिम्मत क्यों नहीं है, मैं यही समझता हूँ। महबूबा मुफ्ती को हिम्मत करके बताना चाहिए, क्यों नहीं। वो यहाँ इसी गुलाम नहीं है पीडीपी की, उसको हिम्मत करके मोदी जी को बताना हिम्मत करना चाहिए। लेकिन आपको लग रहा है कि हिम्मत नहीं है। लेकिन हर्षदेव सिंह साहब भी हमारे साथ पैंथर्स पार्टी से जुड़ चुके हैं। हर्षदेव जी, बहुत इस्तकबाल आपका भी जी सलाम पर। जी, जो ये मुतालबा किया जा रहा है यकतरफा सीज फायर का, उससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? और मुतालबे की जो बात है, क्या लगता है कि अमल में आएगी अगर ऐसे वक्त में जनरल बिपिन रावत का यह बयान आता है कि सख्ती से निपटा जाएगा? देखिए, यकतरफा आप सीज फायर का ऐलान कैसे कर सकते हैं? मिलिटेंट्स कब जो है गोली चलाएंगे और कब कहां पे चलाएंगे, इस बात का फैसला ना तो आप कर सकते हैं और ना आपको जानकारी होगी। आप सिर्फ आर्मी के हाथ बांध सकते हैं। अगर दोनों तरफ से बंद हो तो बात अलग है, लेकिन आप अगर सिर्फ आर्मी के हाथ को बांध देना चाहते हैं और उनको ये कहना चाहते हैं कि आप रमजान के महीने में या अमरनाथ जी के दौरान जो है वो कोई भी कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये सरासर गलत होगा। और महबूबा जी क्या ये बता सकती हैं कि इस दौरान में अगर उनकी तरफ से कोई हमला होता है, जो अलगाववादी हैं, जो उग्रवादी हैं जी, और बेगुनाहों की जान ली जाती है या आर्मी के ऊपर, सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला होता है, तो क्या वो जवाबी कार्रवाई करने से उनके जो है प्रतिबंध लगा रहेगा?
चलिए, लेकिन हर्षदेव जी, अभी आप सुन रहे थे कि सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के सैफुद्दीन सोज साहब, वो कह रहे थे कि हिम्मत करनी चाहिए बाकायदा महबूबा मुफ्ती को, और ये करना चाहिए, उनके अंदर हिम्मत क्यों नहीं है? यानी कि वो तो इससे इत्तेफाक रखते हैं कि कम से कम एकतरफा सीज़फायर होना चाहिए रमजान के महीने में। अरे देखिए, महबूबा जी किस तरीके से कह सकती है कि रमजान के महीने में मिलिटेंट्स जो है वो कहीं भी अटैक नहीं करेंगे? किस आधार के ऊपर ये बयान दे सकती हैं? कि कैसे वो कह सकती हैं कि अमरनाथ जी यात्रा के दौरान कोई ऐसी हरकत दूसरी तरफ से नहीं होगी? पिछला ही हमारा जो तजर्बा है कि जब ये अमरनाथ जी की यात्रा हुई, उसमें मिलिटेंट्स ने जो है अमरनाथ जी के श्रद्धालुओं के ऊपर हमला किया। और ऐसे ही अगर वाकयात कोई आते हैं, सामने आते हैं, तो आर्मी को आप किस तरीके से रोक सकते हैं? हमारी आर्मी बहुत प्रोफेशनल है और दुनिया में मानी जाती है। वो तभी रिएक्ट करती है जब किसी तरफ से कोई ऐसी हरकत को अंजाम देने की कोशिश मिलिटेंट्स द्वारा की जाए। नहीं, लेकिन हर्षदेव जी, इन सब के बीच बीजेपी एमपी ये कह रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी, कि महबूबा मुफ्ती की आदत हो गई, वो भीख मांगने मरकज के पास चली जाती हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी जोड़ रहे हैं कि अभी हमने आर्मी का सही इस्तेमाल किया ही नहीं जम्मू कश्मीर में, सही तरीके से इस्तेमाल हो जाए तो 2 मिनट का काम है। क्या ये भी ठीक है? अपने लोगों पर क्या इस तरीके से पावर इस्तेमाल की जानी चाहिए? वो तो अपने लोग हैं ना, तो अपनों की तरह तो बर्ताव किया जाएगा। देखिए, जहां जरूरत होगी, ये नहीं कहा, ये कहना भी गलत होगा कि हमने आर्मी का इस्तेमाल नहीं किया या वो भीख मांगने के लिए आती हैं। रियासत का जो हक बनता है वो रियासत भी जानती है और केंद्र भी जानता है, और जितना राइट बनता है उससे ज्यादा कोई देता नहीं है। तो अगर कोई स्टेट को अगर कोई आप फाइनेंशियल एड देते हैं या फैसिलिटीज देते हैं तो उसको भीख नहीं कहना चाहिए। और रही बात ये आर्मी को इस्तेमाल करने की, तो इस्तेमाल करने के लिए आर्मी नहीं है। आर्मी अपनी कर्तव्य का जो है पालन करने के लिए है। जहां जहां भी आर्मी को ये लगेगा कि उनको यहाँ रिएक्ट करना चाहिए, जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, उसमें आर्मी को जो है कोई पाबंदी आर्मी के ऊपर नहीं। लेकिन हर्षदेव जी, एक छोटी सी बात और जरूर समझना चाहूंगा। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि ठीक है, इस तरीके से एकतरफा सीज़फायर नहीं करना चाहिए, यानी कि फौज के हाथ नहीं बांधने चाहिए, ठीक है, मान लिया। लेकिन देखिए, ये भी बात हम सब भी जानते हैं, और कम से कम आप कश्मीर में रहते हैं, आप जम्मू कश्मीर के हालात को जानते हैं, वहां का माहौल जानते हैं कि रमजान में हर तरफ सिर्फ और सिर्फ इबादत, नमाज और अल्लाह का जिक्र नजर आता है। ऐसे में कोई भी खून खराबा, पत्थरबाजी और गोलीबारी नहीं चाहता है। तो क्या अगर एकतरफा सीज़फायर हो जाए तो इससे थोड़े से वहां पर अमन सुकून नजर नहीं आएगा? एक बात तो ये भी, साथ ही जो आम शहरी हैं या फिर जो सयाह वहां पहुंचते हैं, उनको भी तमाम दिक्कतें होती हैं, वो भी नहीं होंगी? क्या 1 महीने तक इस तरह से नहीं किया जा सकता? देखिए, जो अगर मिलिटेंट हैं, अगर उनकी तरफ से कोई ऐसा कार्रवाई नहीं होती है तो आर्मी कभी भी रिएक्ट नहीं करेगी। आर्मी ने कहा सीज फायर, सर आप भी देखिए, हर्षदेव जी, आप भी ये जान रहे हैं कि सीज फायर का ये मतलब नहीं है कि आप काउंटर नहीं कर सकते हो, जवाब नहीं दे सकते, बल्कि आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे, या सर्च ऑपरेशन की अगर कोई बात है तो फिर आप अपनी तरफ से पहल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपके ऊपर कुछ हो रहा है तो आप जवाब तो दे सकते हैं। सीज फायर का ये मतलब तो नहीं, आप इसको गलत कोट कर रहे हैं क्या? सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ कि ये जो उग्रवादी हैं, ये इनका कोई धर्म तो होता नहीं है, इनको हिंदू या मुसलमान के साथ जोड़ के नहीं देखा जा सकता। ये तो इंसानियत के दुश्मन हैं जी, जो बच्चों के ऊपर हमला कर सकते हैं, जो आम एक नागरिक के ऊपर बिला वजह हमला कर सकते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर हमला कर सकते हैं। ठीक है, उनके लिए क्या ईद और क्या दिवाली, क्या रमजान और क्या अमरनाथ यात्रा? मुझे नहीं लगता है कि ये इस किस्म की जो है कोई भी तजवीज जो है वो चीफ मिनिस्टर की तरफ से आनी चाहिए। चलिए, और आर्मी को आप अपना काम करने दीजिए, क्योंकि मिलिटेंट जो है वो मिलिटेंट है, और ये साबित हुआ है कि ये पाकिस्तान के जो है एजेंट्स बन के काम करते हैं। पैसा पाकिस्तान से आता है और पाकिस्तान ही इस सारी मूवमेंट को पीछे चलिए, तो एक दूसरे को एजेंट बताने की भी कोशिश होती रहती है। बहरहाल आपके मुताबिक ये तजवीज ठीक नहीं है। आप हमारे साथ जुड़े और वक्त निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया हर्षदेव जी। और सैफुद्दीन सोज साहब भी हमारे साथ जुड़े थे। सैफुद्दीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए बढ़ते खबरों में आगे।
साबिक वजीर आला डॉक्टर निर्मल सिंह को आज कानून साज असेंबली का चेयरमैन मुंतखब कर लिया गया और गवर्नर के नोटिफिकेशन के मुताबिक असेंबली के खुसूसी इजलास 2 बजे शुरू हुआ, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की मुखालिफत के बाद डिप्टी स्पीकर नाजिर अहमद कुरैशी को आधे घंटे के लिए कार्यवाही मुलतवी करनी पड़ी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का इल्जाम था कि इंतखाब के मुतालिक अपोजिशन को एतमाद में नहीं लिया गया और इसके अलावा नोटिफिकेशन से कबल डॉक्टर निर्मल सिंह की पर्चा नामजदगी पर भी हिज़्ब इख्तिलाफ ने सवाल उठाए। अपोजिशन ने इसे आइन के खिलाफ बताते हुए 3-4 दिन बाद इंतखाब का मुतालबा किया, लेकिन हुकूमत इंतखाब के हक में थी। अपोजिशन ने उस्मान मजीद को अपना उम्मीदवार बनाया, लेकिन वाज़े अक्सरियत के सबब डॉक्टर निर्मल सिंह आसानी से स्पीकर मुंतखब कर लिए गए। यहाँ बहुत सी डाइवर्सिटीज हैं, यहाँ आतंकवाद है, यहाँ पर कई प्रकार के गुर्बत बहुत ज्यादा है, पिछड़ापन है और यहाँ के लोगों की जिन्होंने जमहूरियत को अपना जो है एक रास्ता चुना है, उसकी जो विल है वो इस हाउस से जो है प्रकट होती है, उसका मैनिफेस्ट होती है। और मुझे उस प्रिजाइडिंग अफसर के तौर पर मुझे ये जो एक मौका दिया गया है, मेरी कोशिश होगी कि जम्मू कश्मीर के दूर दराज के लोग, इलाके के जो लोग हैं, आम लोग हैं जिनकी कोई आवाज़ नहीं है, उसकी आवाज़ जब मेंबरान के ज़रिए यहाँ पर आएगी, उस आवाज़ को ठीक हम दिशा दे पाएंगे। यहाँ की समस्याओं को जूझने के लिए जो भी जो है यहाँ कोशिशें होंगी, उस जो है इस हाउस में उसको पूरा जो है मेरा सपोर्ट रहेगा। जमहूरियत को पूरा मौका मिले, अपोजिशन को पूरा मौका मिले, जो सरकार को पूरा मौका मिले अपनी चीज़ों को आगे रखने का, इसकी पूरी कोशिश रहेगी। और इस पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथ श्रीनगर से हमारे ब्यूरो चीफ सैयद तजम्मुल इस्लाम जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। तजम्मुल, ठीक है, आज निर्मल सिंह को स्पीकर के तौर पर मुंतखब कर लिया गया, वो स्पीकर बन गए, लेकिन आमतौर पर अगर हम देखें तो स्पीकर का इंतखाब इत्तेफाक राय से होता है, ऐसा क्यों? ये भी एक सवाल है। बिल्कुल सऊद, मैं आपको आज जो खुसूसी इजलास असेंबली का तलब किया गया था उसकी कार्रवाई के लिए आपको थोड़ा सा तफसील में ले जाऊंगा कि आज ठीक 2 बजे रियासती असेंबली का यह इजलास तलब किया गया था, जिसमें रियासती वज़ीर आला महबूब मुफ्ती समेत कमोबेश तकरीबन तमाम लीडरान और मेंबरान असेंबली ने हिस्सा लिया। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर मोहम्मद शफी ऊडी अपनी निशस्त से खड़े हुए और उन्होंने एतराज जाहिर किया कि उन्हें अभी इल्मियत नहीं है, उनके जो कारगुजार सदर है उमर अब्दुल्ला वो रियासत से बाहर है, उन्हें भी मालूम नहीं है कि आज असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाता है। इसी तरह उन्होंने कई मामलात का भी हवाला दिया और आईन की रूह से उन्होंने बताया कि रूल 52 के मुताबिक किसी भी तरह से ऐसी कार्रवाई अंजाम नहीं दी जा सकती है। जिसके बाद रियासती असेंबली के डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद खान गुरेजी ने हाउस को इजलास जो है उसको मुलतवी किया, एडजर्न किया आधे घंटे के लिए। उसके बाद 45 मिनट के बाद दोबारा कार्रवाई शुरू हुई। मोहम्मद शफी ऊडी एक बार फिर अपनी निशस्त से खड़े हुए और उन्होंने कहा कि 1952 से लेकर आज तक अगर हम देखें तो इस तरह कभी भी असेंबली स्पीकर का इंतखाब अमल में नहीं लाया गया। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि एक कंसेंसस, एक अच्छे माहौल के साथ रियासती असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में लाया जाए। जिसके जवाब में डिप्टी स्पीकर नजीर अहमद खान गुरेजी ने कहा कि ये प्रैक्टिसेस हैं, ये रूल नहीं है जो आप बता रहे हैं, लिहाजा हम इंतखाब शुरू करते हैं। जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर कानून व इंसाफ के रियासती वजीर बशारत अहमद बुखारी ने नाम तजवीज किया, जिसको सेकंड किया रियासत के डिप्टी वजीर आला कविंदर गुप्ता ने। उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने इस असेंबली इजलास में और आज के मुख्तर इजलास का बाइकआउट किया और वॉकआउट करके बाहर चले गए। जिसके बाद बइत्तेफाक राय जो है रियासती असेंबली के स्पीकर डॉक्टर निर्मल सिंह को तैनात किया गया। लेकिन इसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक बार फिर कहा कि वो प्रेस करेंगे और अपना उम्मीदवार जो है मैदान में उतारेंगे। उसके बाद हल्के इनका बानीपोरा के मेंबर असेंबली उस्मान मजीद का नाम लिया गया और वोटिंग जब शुरू हुई तो उस्मान मजीद के हक में कम वोट पड़े, जबकि बहुत ज्यादा वोट जो है, जुबानी वोट जो है वो डॉक्टर निर्मल सिंह के हक में आए। इस तरह से निर्मल सिंह को बइत्तेफाक राय असेंबली स्पीकर आज बना दिया गया। लेकिन उसके बाद जो रियासती असेंबली के बाहर हमने
लीडरान से बात की तो उन्होंने कहा कि जिस अंदाज से और जिस रूह से आज असेंबली स्पीकर का इंतखाब अमल में ला गया, ये बहुत ही अफसोसनाक है। उसके बाद मामला चलते रहे और रियासती वज़ीर आला ने मुख्तसर तकरीर भी की और उन्होंने कल की कुल जमाती मीटिंग का भी हवाला दिया और रियासत की मौजूदा सूरत हाल पर भी ये पूरा मामला ऐसे पेश आया। लेकिन वही वाली बात है कि अब इस तरीके से हम देखते हैं कि तमाम तरह की तो उठापटक हो जाए, लेकिन स्पीकर का जो इंतखाब है वो इत्तेफाक राय से ही होता है, ऐसा क्यों? देखिए, जम्मू कश्मीर में चूंकि अगर आपको याद होगा कि जब भी रूलिंग पार्टी के पास जो नंबर है वो बहुत ज्यादा होते हैं, डिप्टी स्पीकर का इंतखाब जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर चूंकि वो अपोजिशन के खाते में होता है और रिवायात के ऐन मुताबिक जिस तरह से नजीर अहमद खान गुरेजी नेशनल कॉन्फ्रेंस से इस वक्त डिप्टी स्पीकर है, लेकिन स्पीकर के लिए जो वोटर्स की तादाद है वो अपोजिशन के पास कम होती है और ट्रेजरी बेंच के पास बहुत ज्यादा वोट होता है। लेकिन जो खदशा जाहिर किया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने, उन्होंने एक ही चीज कही, उन्होंने कहा कि कल कुल जमाती मीटिंग के दौरान और उसके बाद उन्हें टेलीफोन करके बताया गया कल देर तक कि कल असेंबली इजलास जो है तलब किया गया एक दिन के लिए, और उनकी ये भी मांग थी जिन्हें रशीद और बाकी लीडरान की कि मौजूदा सूरत हाल के मद्देनजर 2-3 दिन के लिए इस इजलास का जो कंटिन्यू किया जाना चाहिए जिसपे हम बात रख सकते हैं। लेकिन ट्रेजरी बेंच के पास इतने नंबरात होते हैं, इतने वोट हैं कि वो अपने असेंबली के स्पीकर का इंतखाब जो है अमल में लाते रहे हैं और आज भी इस रिवायत को बरकरार रखा गया। ठीक है, लेकिन तजम्मुल, क्या अपोजिशन और हुकूमत के ताल्लुकात खराब हैं या फिर नंबर गेम की बात है? देखिए सऊद, अपोजिशन का काम होता है कि कल जब अखबार टेलीविजन चैनल खबर चलाएंगे तो वो चाहेंगे कि उनकी जो रियासत जम्मू कश्मीर में मौजूदा सूरत हाल के तई जो इस वक्त दूरियां हैं, क्योंकि वो अपोजिशन बेंचेस पे है और उनका जो हक है वो बहुत ज्यादा बात रखने का होता है, उन्होंने अपनी बातें रखी। लेकिन अपोजिशन की रिवायत रही है कि जो भी गवर्नमेंट कोई फैसला करना चाहता है, आप कुल जमाती मीटिंग बुलाते हैं तो वो पल में कहते हैं कि वक्त जाया करने के मुताबिक है। आप कुल जमाती मीटिंग लेकर प्राइम मिनिस्टर से मिलना चाहते हैं, वो कहते हैं वक्त जाया करने के मुताबिक है। यही रिवायत जारी रखते हुए अपोजिशन ने आज जिस तरह से हंगामा किया और सवाल उठाए, हालांकि कानूनी रूप से देखें तो जिस तरह से उनका गिला शिकवा था कि क्या मजबूरी थी कि आज ही हम रियासती असेंबली के स्पीकर का इंतखाब अमल में लाएं, 2-4 दिन गुजर जाते ताकि उमर अब्दुल्ला, नवांग रिगजिन जोरा और कई सीनियर लेजिस्लेटर जो है वो भी हाउस में मौजूद रहे। ठीक है, बहुत शुक्रिया तजम्मुल आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट के लिए जुड़ते रहेंगे। और इधर स्पीकर के इंतखाब को लेकर के अपोजिशन की नाराजगी को वजीरे आला अपनी हद तक कम करने की कोशिश उन्होंने की। रियासत की मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन की अहमियत का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उसका रोल बफर जैसा होता है जो अवाम और सरकार के माबैन पुल का काम करता है। क्योंकि जिसका अपना आईन हो, अपने रूल्स हो, रेगुलेशंस हो और जिन हालात में हम लोग चुन के आते हैं तो वो कोई नॉर्मल सी सिचुएशन नहीं होती है। तो इसलिए हमारी जो मुश्किलात हैं, हमारी जो रोल है वो भी मुख्तलिफ है बाकी स्टेट से, क्योंकि हमारी सिचुएशन भी बहुत अलग है, बहुत मुख्तलिफ है। इसलिए यहाँ पर जैसे अपोजिशन का बहुत बड़ा रोल बनता है, हर जगह रोल है, पर हमारी स्टेट में गवर्नमेंट का अपना रोल है और अपोजिशन का शायद उससे भी ज़्यादा रोल बनता है, क्योंकि अपोजिशन इज़ अ बफर। गवर्नमेंट और लोगों के बीच में एक बफर होता है और ये बफर जितना मजबूत हो उतना बेहतर होता है, अच्छा होता है, जमहूरी निज़ाम के लिए अच्छा होता है। कल जैसे कि हमारी ऑल पार्टी मीटिंग में बार बार मेरा जिक्र हुआ कि जब आप अपोजिशन में थी तो कितनी फोर्सफुल थी और अगर हालात खराब होते थे तो मैं हर जगह पहुंच जाती थी। तो यानी मैं और मेरी जमात एक बफर थे और कभी कभी हम बहुत कड़वा भी बोलते थे, पर उससे भी सरकार की मदद हो जाती थी। जो दरवाजा सरकार पे बंद होता था हम उसको खोलने की कोशिश करते थे। और चलिए वक्त यहां पर एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। कारगुजार चीफ जस्टिस रामालिंगम सुधाकर और जस्टिस संजीव कुमार की डिवीजन बेंच ने हुकूमत से पैलेट गन मुतासिरीन का
बाजियाबी के मुताबिक जवाब तलब किया है और इस हवाले से अदालत ने 1 जून तक मुतल्लका दस्तावेज 1 जून तक दाखिल करने का हुक्म दिया है। कश्मीर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की जानिब से दाखिल PIL पर समाअत करते हुए अदालत ने हुकूमत से पूछा कि पैलेट गन मुतासिरीन के मुआवजे के लिए और उसके सिलसिले में उसने क्या इकदाम किए हैं। वाज़ेह हो कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही ये रूलिंग दे रखी है कि पैलेट गन पर पाबंदी के अलावा इस हवाले से दायर तमाम मामलात की समाअत हाई कोर्ट ही करेगा। आपको बता दें कि 22 जून 2016 को पैलेट गन पर पाबंदी लगाने की अपील को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। इसके अलावा कोर्ट ने पैलेट गन इस्तेमाल करने वाले अहलकार और इसका हुक्म देने वाले अफसरान के खिलाफ भी मामला दर्ज करने की अपील मुस्तरद कर दी थी। इसके बाद बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया। और वजीर खारजा सुषमा स्वराज सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और हाजिर जवाबी के लिए भी वो काफी मकबूल हैं। जुमेरात को भी कुछ ऐसी बात हुई कि उनका एक ट्वीट चर्चा का सबब बना रहा। दरअसल फिलीपींस में रह रहे अतीक नाम के कश्मीरी तलबा ने ट्विटर पर यह कहते हुए वजीर खारजा से मदद मांगी कि वो हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर का रहने वाला है। सुषमा स्वराज ने यह कहते हुए मदद से इनकार कर दिया कि ऐसी कोई जगह है ही नहीं। बाद में उस शख्स को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी लोकेशन को सही करके जम्मू कश्मीर कर दिया, जिसके बाद सुषमा ने तलबा की मदद की। दरअसल शेख अतीक ने ट्वीट किया कि मेरा पासपोर्ट डैमेज हो गया है और तबीयत भी खराब है, इसलिए उन्हें भारत वापस जाने की जरूरत है। इस पर सुषमा ने जवाब दिया कि अगर आप जम्मू कश्मीर रियासत से हैं तो आपकी मदद जरूर की जाएगी, लेकिन आपकी प्रोफाइल के मुताबिक आप हिंदुस्तानी मकबूजा कश्मीर से हैं और ऐसी कोई जगह है ही नहीं, इसलिए मदद मुमकिन नहीं है। जिसके बाद उस तलबा ने अपनी गलती सुधारी। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है बारामूला से। बारामूला के कुंजर से यह खबर, जहां पर तैनात 2RR के एक जवान ने खुदकुशी कर ली है और ड्यूटी के दौरान जम्मू के जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को हलाक कर लिया है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। बता दें कि मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत वाकई हो गई। तो बारामूला के कुंजेर से यह बड़ी खबर, यहां तैनात 2RR के एक जवान ने खुदकुशी कर ली और ड्यूटी के दौरान ही जवान ने सर्विस रिवॉल्वर से खुद को हलाक कर लिया। मिलिट्री हॉस्पिटल ले जाते वक्त रास्ते में ही उसकी मौत वाकई हो गई। बढ़ते आगे, भरदवा में जिला कांग्रेस सदर और MLC नरेश गुप्ता ने एक पब्लिक मीटिंग की और इसके दौरान CM महबूबा मुफ्ती का इस्तीफा मांगा। साथ ही उन्होंने मरकजी और रियासती सरकार की पॉलिसीज पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से रियासत के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। सरकार की गलत पॉलिसियों से, सरकार की आपस की कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से, जो पहले वहाँ रसाना का केस बना, अब उसके बाद कश्मीर के जो हालात बने हुए हैं और कनेक्टेड जो इश्यूज हैं दूसरे, तो मुझे लगता है कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर स्लिप कर रही है टूवर्ड्स डिजास्टर और स्टेट में एक बहुत बड़ा डिजास्टर जो है उम्मीद की जा रही है। जो डिजास्टर ऐसा जो 90 से 91 के दरमियान में यहाँ स्टेट में देखने को मिला, इसमें मांस व गोलियों की गूंजों के बगैर हमें कुछ नजर नहीं आता था। लोगों में आपसी जो यहाँ भाईचारा था काफी हद तक उसमें मुझे दिख रहा है। जो बीजेपी की पॉलिसियां हैं, जो बीजेपी ने नीतियां अडॉप्ट की हैं, कोई सेंटर हो, सेंटर भी कंट्रीब्यूट कर रहा है कि यहाँ के हालात खराब हों। और जम्मू कश्मीर में एहतजाजियों ने रेलवे ट्रैक को नुकसान पहुंचाया है और इसके बाद वादी में एक बार फिर से रेल आवाजाही बंद कर दी गई है। जराये के मुताबिक कई मकामात पर रेलवे ट्रैक और सिग्नल्स को नुकसान पहुंचाया गया। ट्रैक से करीब 300 ट्रैक सर्किट ऑपरेटिंग चिप गायब है और ट्रैक की मरम्मत करने में 1 या 2 दिन का वक्त लग जाएगा। और इधर भारत पाकिस्तान सरहद पर तैनात बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी कि BSF ने होम मिनिस्ट्री को एक रिपोर्ट भेजी है। रिपोर्ट में सरहद के ताजा हालात का जिक्र किया गया है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि राजौरी सेक्टर के सामने पाकिस्तानी इलाके में
SSG की नफरी की मूवमेंट देखी गई है और बीएसएफ की रिपोर्ट के मुताबिक सरहद की हिफाजत में जुटे जवानों ने SSG की टुकड़ियों को राजौरी सेक्टर के सामने रेकी करते हुए देखा है। रिपोर्ट आने के बाद रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से बैट हमले का अंदेशा है। रिपोर्ट में बताया गया है कि SSG टुकड़ी की रहनुमाई कोई मेजर रैंक का ऑफिसर कर रहा था। वो बॉर्डर से सटे हुए मुजाहिदीन बटालियन कैंप में कैंपिंग करते हुए भी देखा गया था। और कश्मीर के दूर दराज के इलाकों में इलाज मुहैया न होने की वजह से मरीजों को शहर का रुख करना पड़ता है और यही हाल कुंजेर का भी है और कई इलाकों में यह ऐसा नजर आता है। लेकिन अब सरकार इन इलाकों में इलाज मुहैया करने के तमाम इकदाम कर रही है और इसी सिलसिले में गुलमर्ग के MLA मोहम्मद अब्बास वानी ने एक PHC को अवाम के नाम किया और PHC में 24 घंटे ये खुली रहेगी। सहाफियों से बातचीत के दौरान MLA ने PHC को लेकर के खुशी जाहिर की। सहाफियों ने जब उनसे 22 साला सयाह के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि वो शर्मिंदा है उस जमाने का, लेकिन वक्तन फवक्तन ये बहुत पीछे रहा है। तो आज के डेट में मैं आया हूँ अपने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में मुलगाम है, तो इस हॉस्टल को हमने 24/7 स्टार्ट करवा दिया है। तो मुझे भी याद है, मैं भी कोई 52 साल का हूँ, कि ये हॉस्टल बहुत पहले से एग्जिस्ट कर रहा था यहाँ पे। आज जाके ये बहुत इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मॉडल PHC बन जाएगा और हम इसी के लिए लगे हैं कि इस हॉस्टल को आज जाके 24/7 हमने कर दिया है। और एक तरफ जहां सरकार दूर दराज के इलाकों तक इलाज मुहैया करवाने की कोशिश कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर्स की लापरवाही का मामला भी लगातार सामने आता जाता है। इसकी वजह से सब कुछ होते हुए भी लोग इलाज नहीं करवा पाते। ऐसा ही एक मामला बांदीपुरा में देखने को मिला। बांदीपुरा के जिला अस्पताल में सिर्फ एक डॉक्टर ड्यूटी पर नजर आए, जबकि रोस्टर के मुताबिक 60 डॉक्टर्स को उस वक्त अस्पताल में मौजूद होना चाहिए था। डॉक्टर्स की गैर मौजूदगी से मरीजों को काफी परेशानी हो रही है, इसमें कहने की बात नहीं। और इधर रियासती हुकूमत माहीगीरी के जरिए बेरोजगारी दूर करने की कोशिश कर रही है और इस सिलसिले में सरकार ने मुख्तलिफ स्कीमों के तहत फिश बिजनेस को फरोग देने का मंसूबा तैयार किया है और राष्ट्रीय किसान विकास योजना के तहत निजी सेक्टर को मछली पालने के लिए सहूलियात भी फराहम की जाएगी। हालिया बरसों में फिशरीज महकमे की जानिब से कई स्कीमों को कामयाबी से नाफिज किया गया है। इनमें मरकज की राष्ट्रीय किसान विकास योजना खास है। इसी का नतीजा है कि रियासत में इन दिनों फिश पाउंड का चलन जोरों पर है। मछलियों की तिजारत के लिए किसानों को तालाब बनाने की तरगीब दी जा रही है। स्कीम के तहत किसानों को हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी फराहम की जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिहाज से यह स्कीम काफी फायदेमंद साबित हो रही है और फिशरी डिपार्टमेंट में फिश फार्म जो है वो जो है बड़ा अफेक्टिव रोल अदा कर सकते हैं जो अनएम्प्लॉयड यूथ हो, क्योंकि अनएम्प्लॉयड जो यूथ है हमारा वो ज़्यादा सख्त काम करने को तैयार नहीं होता है। जैसे कि भैंस को संभालना है वो बड़ा टफ है, गाय को संभालना है वो बड़ा टफ है। उसके लिए ये आसान सा काम होता है। फिश फार्म बना, उसमें थोड़ा सा देखभाल की, उसकी फीड का ख्याल रखा, उसके सीड का ख्याल रखा, उसके पानी का नीट एंड क्लीन जो भी वहाँ हो, क्योंकि ये ठंडे इलाके में हमारे पास जो है वो ट्राउट फिश होती है। किसानों के अलावा दूसरे शोबों से जुड़े बेरोजगार नौजवान भी फिश बिजनेस की जानिब मुतवज्जे हुए हैं। गुज़िश्ता चंद सालों के दौरान निजी सेक्टर्स में 800 से ज्यादा फिश पाउंड कायम किए जा चुके हैं। हुकूमत इस सिलसिले में 1 से 2 लाख रुपए की माली इमदाद फराहम करती है। ये जो मछली पालन स्कीम है ये युवाओं तक बहुत ही कम पहुंच रही है। गवर्नमेंट को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस कैंप लगाए, युवाओं को रोज़गार दे, युवाओं को इसके बारे में जानकारी दे, युवाओं को इस स्कीम के तहत लाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे सके ताकि जो बेरोज़गारी है उसमें थोड़ी कमी आ सके। इसके अलावा नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड रंग बिरंगी मछलियों के लिए भी इमदाद फराहम करता है। इस स्कीम के लिए 5 अफराद को मुंतखब किया गया है। ऐसी कई स्कीमें हैं जिससे नौजवान फायदा उठा सकते हैं।
नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट जो है, इन्होंने हमेशा कैंप जो है ऑर्गेनाइज किए हैं काफ़ी जगहों पे, लेकिन इसमें ये है कि और ज़्यादा करने की ज़रूरत है, ये मैं महसूस करता हूं। जल्द ही फिशरीज महकमे की जानिब से किसानों के लिए तरबियती प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। जिले और तहसील सतह पर मुनक्किद होने वाले इन प्रोग्रामों में नौजवानों को फिश बिजनेस की तरगीब दी जाएगी। जी सलाम के लिए जम्मू से राजन वैद की रिपोर्ट। और चलिए वक्त यहां पर एक और छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द होते हैं यहां से कुछ और अहम खबरों के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। बात वही कि ध्यान दो हुजूर, क्योंकि तमाम चीजें हैं जिन पर अनदेखी होती है। शहरों की साफ सफाई और रखरखाव का जिम्मा म्युनिसिपल बोर्ड और कॉरपोरेशन का होता है। जी सलाम मुस्तकिल बल्दिया की कारकर्दगी से सरकार को आगाह कराता है। एक दिन कबल जम्मू के पाटोली इलाके की खबर देखने के बाद मजीद लोगों ने जीएमसी की कारकर्दगी पर भी नाराजगी जाहिर की और ओहदेदारान और स्टाफ की तसाहली और आत्मतवज्जी की सबब मुख्तलिफ इलाकों के लिए लोग जो हैं वो परेशान हैं। और अफसोस की बात यह है कि जी सलाम ने इस हवाले से जब जीएमसी ओहदेदारों से बात की और उनकी एक तरीके से उनसे जवाब लेने की कोशिश की तो कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। बेरोजगारी के मसले से जूझ रहे रामबन में तालीम याफ्ता नौजवानों ने हाईवे प्रोजेक्टर में काम ना मिलने पर मुजाहिरा किया और नौजवानों का कहना है कि तामीरी कंपनी मकामी लोगों के बजाय दूसरी रियासतों से आए लोगों को मजदूरी पर रख रही है। चंद्रकोट में नौजवानों का ये एहतजाज आरजी मुलाजमत कहें या फिर आरजी मजदूरी, इसको लेकर है और इसमें तालीम याफ्ता भी हैं और गैर तालीम याफ्ता भी, स्किल्ड भी और अनस्किल्ड भी। इन्हें काम चाहिए। इनका एहतजाज गैमन इंजीनियर एंड कॉन्ट्रैक्ट प्राइवेट लिमिटेड के खिलाफ है। दरअसल गैमन कौमी शाहराह को 4 लेन में तब्दील करने का काम कर रहा है। इसके अलावा चंद्रकोट में बन रही सुरंग का प्रोजेक्ट भी इसी कंपनी के पास है। इन्हें उम्मीद थी कि प्रोजेक्ट शुरू होने के बाद इन्हें रोजगार मिलेगा, लेकिन कंपनी ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया। इनका कहना है कि कंपनी ने दूसरे सूबों के लोगों को नौकरी पर रख लिया है। जितने भी लोग हैं यहाँ पे स्किल्ड भी हैं, सिर्फ अनस्किल्ड लोग नहीं है, बीटेक लोग हैं, लेकिन बाहर से उड़ीसा से बंगाल से लोग उठा के यहाँ पे कंपनी के जो कुछ ऑफिसर हैं और कुछ डिस्ट्रिक्ट की जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं वो मिलजुल के ये सारा काम जो है वो अंजाम दे रहे हैं और हम लोगों को अपने हक से जो है महरूम है। इनमें से अक्सर नौजवान ऐसे हैं जिनकी जमीनें 4 लेन और टनल प्रोजेक्ट की नजर हो गई। मुआवजे के साथ इन्हें नौकरी की भी यकीन दहानी कराई गई थी, लेकिन आज भी वो नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। 4 कनाल हमारी जमीन गई, हमें कोई काम नहीं दिया गया। इन्होंने कहा कि हमने काम ना जॉब ना कुछ किसी ने पूछा। मुतालबात को लेकर नौजवानों ने नायब तहसीलदार ऑफिस के बाहर धरना दिया और अर्जदाश्त पेश की। नौजवानों से बात करने के बाद उन्होंने मसले का माकूल हल निकालने की यकीन दहानी कराई है। इस सिलसिले में बातचीत करने के लिए गैमन अफसरान को भी बुलाया गया है। 10 तारीख 2 बजे के लिए जनरल मैनेजर गैमन इंडिया कंपनी और लेजा वो डिप्टी जनरल मैनेजर उनका जो लेजा अफसर उनको बुलाया है ऑफिस में और 2 बजे उनके साथ 60 मुजाहिरीन नौजवानों का इल्जाम है कि कंपनी और जिला इंतजामिया की मिली भगत के सबब उनकी अनदेखी की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। और जम्मू का मशहूर सयाती मकाम झज्जर कोटली महकमे के और इंतजामिया के अदम तवज्जही का शिकार हो रहा है। नदी किनारे बसा ये इलाका अपनी कुदरती खूबसूरती के लिए जाना जाता है। किसी जमाने में लोग फैमिली के साथ पिकनिक मनाने यहाँ पर आया करते थे, लेकिन रख रखाव ना होने के सबब अब कोई भी इधर का रुख नहीं करता। इक्का दुक्का लोग भी भूले भटके यहाँ पर चले आते हैं। पार्क, रेस्टोरेंट, सबकी हालत यहाँ पर बेहद खराब है। और उधमपुर में नवोदय विद्यालय के तलबा ने स्कूल इंतजामिया और प्रिंसिपल के खिलाफ महाज खोल दिया है। तलबा ने क्लास का बायकॉट कर सड़कों पर उतरकर सदर मुर्दिस के खिलाफ धरना दिया और तलबा का यह कहना है कि इख्तलाफ करने पर तलबा को सजाएं दी जाती हैं। तलबा ने प्रिंसिपल पर खातून असातिज़ा के साथ भी बदसलूकी का इल्जाम आयद किया। तलबा ने प्रिंसिपल के तबादले का मुतालबा करते हुए कहा कि इनके खिलाफ जांच होनी चाहिए।
और कुलगाम के दमहाल हांजीपुरा में एक पावर रिसीविंग स्टेशन गुज़िश्ता 7 सालों से पाई तक मील को पहुंचने का इंतजार कर रहा है। मकामी लोगों के मुताबिक हांजीपुरा के साथ ही 2 और रिसीविंग स्टेशन की बुनियाद रखी गई थी। बाकी के 2 ने तो काम करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अभी तक अधूरा पड़ा हुआ है। पावर स्टेशन ने होने के सबब आसपास के तकरीबन 40 गांव अंधेरे में रहने को मजबूर हैं। और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन डिपार्टमेंट और कुपवाड़ा डिग्री कॉलेज की जानिब से तलबा के लिए एक बेदारी वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जेके प्राइम मिनिस्टर्स स्पेशल स्कॉलरशिप स्कीम के तहत पास डिप्लोमा डिग्री होल्डर्स को एडमिशन के तई बेदार किया गया और उन्हें एप्लीकेशन फॉर्म भरने को लेकर के हर तरह की जानकारी तफसील से दी गई।